मैंने सऊदी की स्थानीय भाषा में भी अच्छी महारत हासिल कर ली थी। मेहनत मजदूरी करना मुझे हमेशा से बोझ लगता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब व्यावसायिक जीवन में कदम रखा तो होश ठिकाने आ गए। तब समझ आया कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है और रोजी रोटी कमाना कितना कठिन होता है। जब काम धंधे में हाथ डाला तो हर तरफ से धोखे का सामना करना पड़ा। ज्यादा मेहनत करने पर भी कम मजदूरी मिलने लगी। कुछ समय बीता तो मैंने अपनी माँ से जिद की, मुझे विदेश जाना है। मेरी माँ मेरी जिद से परेशान हो गईं और बोलीं, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जैसे ही अबहा मैं स्थिर हो जाऊंगा, उन्हें भी अपने पास बुला लूंगा। उन्होंने दिल से मंजूरी दी या नहीं, मगर मेरी जिद के आगे हार मान ली। मैंने पैसे इकट्ठा किए और विदेश जाने का इंतजाम कर लिया। अबहा आने के बाद शुरुआती कुछ साल मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मजदूरी अच्छी थी इसलिए मैं खुश था। एक दिन मैंने अपने गांव से लाया हुआ अपना सामान खोला तो उसमें से मुझे एक पुरानी किताब मिली। वह किताब देखकर मैं चौंक गया। ये किताब मेरे पिता की थी। मेरे पिता के पास ये किताब मेरे दादा की आखिरी निशानी थी। दादा की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने इसे संभाल कर रखा था। अब जब वे भी इस दुनिया में नहीं रहे तो माँ ने यह किताब मेरे सामान में रख दी थी ताकि अब मैं इसका ख्याल रखूं। मुझे यह किताब इतने लंबे समय बाद मिली थी। जब मैंने वह किताब खोली तो दंग रह गया। मैंने तुरंत उसे पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ता ही चला गया। वह किताब बहुत काम की थी। उसमें कई बीमारियों के घरेलू इलाज बड़े विस्तार से लिखे गए थे। ऐसी बीमारियां जिनके बारे में लोग बात करने में भी झिझकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। इस किताब में हर ऐसी बीमारी का इलाज मौजूद था। मेरे दादाजी बहुत मशहूर हकीम थे। उन्होंने अपने सारे नुस्खे इस किताब में विस्तार से लिख रखे थे। अगर मैं इस किताब के बल पर एक हकीमी दवाखाना खोलता तो मुझे अच्छा खासा लाभ हो सकता था। अब मुझे सऊदी और हिंदी दोनों पर अच्छी पकड़ हो चुकी थी और मैंने थोड़ा पैसा भी बचा लिया था जो मेरी माँ को मेरी शादी के लिए चाहिए था। मैंने कुछ दिनों में ही रियाद के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और कुछ जरूरी जड़ी बूटियां खरीद लीं। मैंने कुछ दवाएं बनाई और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे जान पहचान के लोग ही दवाइयां खरीदते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को फायदा होने लगा, मेरे पास मरीजों की भीड़ लगने लगी। 2 साल के भीतर ही मेरा दवाखाना अच्छी खासी पहचान बना चुका था। दवाखाना खोलने में जितना पैसा लगा था, वह 2 साल में ही वापस हो गया। उस दिन शाम ढल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का सामान समेटा और दवाइयों की पुड़ियां संभाल कर रखने लगा। वैसे भी शाम के बाद मेरे पास कोई मरीज नहीं आता था। अगर मैं दवाखाना खुला रखता तो दिन रात मेरी जरूरत बनी रहती। इसीलिए मैंने अपने दवाखाने का एक तय समय रख लिया था। इस व्यवस्था से मेरे दिन और रात बिना किसी थकावट के शांति से गुजर रहे थे। मेरा यह दवाखाना पिछले 2 साल से अबहा में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। मेरी दवाइयों में हर बीमारी का इलाज मौजूद था। ये दवाइयाँ सस्ती और देसी थीं, जिनका कोई उल्टा असर नहीं होता था। ईश्वर ने भी मेरे हाथ में ऐसी शिफा रखी थी कि मेरी बनाई दवा हर किसी को आराम दे जाती थी। उस समय मैं दवाखाना बंद कर ही रहा था कि एक सऊदी नौजवान घबराया हुआ मेरे पास दौड़ता हुआ आया। वह रोते हुए मुझसे बोला, राहुल भाई, मेहरबानी करके मेरी बीवी का इलाज कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने उससे कहा, भाई, मैं तो इस समय दवाखाना बंद कर रहा हूं। ये मेरा आराम का समय है। तुम सुबह आना। मैंने उसे नरमी से समझाते हुए माफी मांगी। वह व्यक्ति परेशान होकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं, मुझे अभी आपकी जरूरत है। मैं बहुत दूर से आया हूं, वापस भी नहीं जा सकता और इंतजार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी को लकवे का झटका लगा है। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कई दवाएं आजमाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी परेशानी देखकर मैं रुक गया। वह नौजवान बोला, मैं बहुत गरीब हूं और अपनी बीवी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं करवा सकता। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह एक जवान आदमी था। उसकी कदकाठी और सेहत अच्छी थी। उसका पहनावा साधारण था, जिससे लग रहा था कि वह ज्यादा अमीर नहीं है और शायद मुझे दवाइयों के पूरे पैसे भी न दे सके। पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं उसे मना कर दूं, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मैंने सिर हिला दिया। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो।
मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। उसे आश्वासन देकर मैं अपनी दुकान में वापस गया और लकवे के इलाज के लिए जरूरी दवा उठाई, फिर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वह उदासी भरे स्वर में अपनी बीवी की हालत के बारे में बताने लगा। वह बोला, मेरी बीवी का नाम फराह है। वह बहुत चुस्त दुरुस्त और जवान लड़की है। वह सारा दिन बिना थके घर का काम करती रहती थी, लेकिन 2 दिन पहले उसे लकवे का ऐसा झटका लगा कि वह बिस्तर पर पड़ गई। अब वह न हिल सकती है, न कोई काम कर सकती है। वह रोते हुए कहने लगा, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे सारी जिंदगी बैठाकर खिलाता, लेकिन मेरी समस्या यह है कि वह बिल्कुल जवान है। उसके लिए यह बहुत बड़ी मजबूरी है कि वह बिस्तर पर लाचार पड़ी रहे। वह अपनी हालत पर बहुत रोती है। हमेशा फुर्ती से काम करने वाली लड़की अब जिंदगी भर बिस्तर पर नहीं रह सकती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, चिंता मत करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो यकीनन उसने मेरे हाथों में तुम्हारी बीवी के लिए शिफा भी रखी होगी। मेरी तसल्ली पर वह थोड़ा शांत हो गया। जब तक हम उसके घर पहुंचे, रात हो चुकी थी। उसने मुझे घर के अंदर ले जाकर लाइट जलाई और सीधे अपने कमरे में ले गया। सामने बिस्तर पर एक जवान लड़की चादर ओढ़े पड़ी थी। उस सऊदी नवजवान ने मेरे लिए बिस्तर के पास एक कुर्सी रखी और अपनी बीवी की चादर ठीक करने लगा। उसी समय मेरी नज़र उसकी बीवी पर पड़ी और उसे देखकर मैं ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा चमकदार और रंग दूध जैसा गोरा था। वह सचमुच बहुत जवान थी। मैं उसे देखता ही रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस साधारण से सऊदी मजदूर की बीवी इतनी राजकुमारी सी खूबसूरत होगी। मैं उसकी किस्मत पर हैरान था कि भगवान ने किसी किसी को ऐसी अनमोल नियामत कैसे दे दी। मेरे पास बहुत सी मरीज महिलाएं और लड़कियां इलाज के लिए आती थीं, लेकिन किसी ने भी मेरी नज़रों को इस तरह इतनी गहराई तक नहीं खींचा था। अचानक मेरी नीयत खराब होने लगी। मेरे मन पर शैतान सवार होने लगा। वह लड़की तो वैसे भी मेरे रहमो करम पर पड़ी थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। जब उस सऊदी ने मुझे झकझोरा और मेरी तंद्रा तोड़ी, तब मैं चौंक कर होश में आया। उसने कहा, राहुल भाई, मैं कब से आपको बुला रहा हूं। आप कहाँ खो गए? क्या मेरी बीवी की बीमारी का इलाज मुमकिन है या कोई बड़ी चिंता की बात है? उसकी आवाज में घबराहट थी। वह मेरी खामोशी और गुमसुम रहने से परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैंने उसकी बीवी की हालत में कोई बहुत गंभीर समस्या देख ली है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, थोड़ी परेशानी की बात है। तुम्हारी बीवी को एक खास जड़ी बूटी की भाप देनी होगी ताकि लकवे की जकड़ ढीली हो, और साथ ही उसके शरीर की मालिश भी करनी होगी क्योंकि कमजोरी बहुत बढ़ रही है। भाप देना सच में सही इलाज था, लेकिन मेरी नीयत पर हावी हो रहे गंदे ख्यालों और गलत सोच की वजह से मैंने मालिश का झूठा इलाज भी उसमें जोड़ दिया। वह यह सुनकर खुश हो गया कि उसकी बीवी का इलाज संभव है। उसने कहा, ठीक है, आप इलाज करें और मेरी बीवी को पूरी तरह ठीक कर दें। मेरी हिदायत पर उसने जल्दी से भाप के लिए सामान इकट्ठा किया। वह एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर लाया और मेरी हिदायत के अनुसार उसे चूल्हे पर रख दिया। मैंने कहा कि पानी इतना गर्म करो कि उसमें से भाप निकलने लगे। जब पानी गर्म हुआ तो मैंने उसमें एक खास जड़ी बूटी डाल दी। वह भाप तैयार कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें उसकी खूबसूरत बीवी पर जमी हुई थीं। वह जाग रही थी, लेकिन पूरी तरह चुपचाप लेटी हुई थी। मैं उसे बार बार देखकर बेचैन हो रहा था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह वह वहां से हट जाए ताकि मैं मालिश के बहाने उसको छू सकूं। लेकिन वह हर समय मेरे साथ साथ ही रहा। मजबूर होकर मैंने उसकी मौजूदगी में ही कमरे का दरवाजा बंद किया और उसकी बीवी को भाप दी। जब उसका शरीर अच्छी तरह भाप से तर हो गया तो मैंने उससे कहा, बस, अब इतनी भाप काफी है। अब तुम ये सामान बाहर ले जाकर रख दो, तब तक मैं तुम्हारी बीवी की मालिश कर लेता हूं। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ठीक है। लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि उसने सामान वहीं कमरे के कोने में रख दिया और खुद मेरे पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर मैं घबरा गया। वह अपनी खूबसूरत बीवी को मेरे साथ अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। वह बेचैनी से बार बार अपनी जगह बदल रहा था और बार बार अपनी बीवी को देख रहा था, जैसे बिना कुछ कहे उससे बात कर रहा हो। मेरी सवालिया नजरों के जवाब में उसने गंभीरता से कहा, आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं यहीं मौजूद हूं।
आप मेरी चिंता मत कीजिए और मेरी बीवी का इलाज कीजिए। एक डॉक्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मरीज के घर वाले मौजूद हैं या नहीं। उसके इस बयान से मुझे लगा कि वह मुझे साफ साफ संकेत दे रहा है। वह उतना भोला नहीं था जितना मैंने समझा था। उसकी वजह से मैं दुविधा में पड़ गया। उसके सामने उसकी बीवी को छूने का ख्याल ही नामुमकिन लग रहा था। वह मेरी हर हरकत से समझ जाता कि मेरी नीयत सही नहीं है। मैं बहाने से अपना सामान टटोलने लगा और थोड़ी देर बाद चौंकने का नाटक करते हुए उससे कहा, मालिश के लिए जो तेल चाहिए वह मेरे पास नहीं है। वह बोला, कैसा तेल चाहिए? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे सरसों का विशेष गर्म तेल चाहिए। उसी से मालिश की जा सकती है, क्योंकि सरसों का तेल बहुत गर्म होता है और लकवे के मरीज के लिए गर्म चीजों का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने उससे कहा, मैं कल सरसों का वह खास तेल लेकर आऊंगा और उसे गर्म करके तुम्हारी बीवी की मालिश करूंगा। मेरी यह बात सुनकर वह नाराजगी से बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद अपनी बीवी की गर्म तेल से मालिश न कर सकूं। उसने कहा, सरसों का तेल मैं अभी खरीद लाता हूं और मालिश करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके जवाब पर मैं ठिठक गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि वह उस खूबसूरत लड़की का पति है और मेरी बातों से तंग आ सकता है। किसी डॉक्टर से इलाज कराना अलग बात थी, लेकिन एक हकीम का घर आकर इस तरह के अजीब से सुझाव देना उसकी छठी इंद्रिय जगा चुका था। अगर मैं उसकी बात तुरंत मान लेता तो वह यही समझता कि मेरी नीयत खराब थी। इससे मेरी बदनामी हो सकती थी और मेरा सारा कारोबार बंद हो जाता। जो महिलाएं और लड़कियां मेरे पास इलाज के लिए आती थीं, वे भी सतर्क हो जातीं। मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, ये कोई आम मालिश नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद तुम्हें करने को कह देता। लेकिन लकवे के मरीज की मालिश उसके प्रभावित हिस्सों पर एक खास तरीके से की जाती है। वह तरीका सिर्फ मुझे या मेरे जैसे किसी विशेषज्ञ को आता है। तुम इसे वैसे नहीं कर पाओगे। मैंने किसी तरह उसे टाल दिया और उस दिन वहां से वापस आ गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि वह सऊदी नौजवान मेरी नीयत को लेकर पूरी तरह शक कर चुका था। वह परेशान लग रहा था, और जिस व्यक्ति की पत्नी इतनी खूबसूरत हो, वह किसी दूसरे आदमी को इतनी आसानी से उसे छूने नहीं देगा। फिर भी मैंने अपनी सारी शराफत, अपनी परवरिश और अपने सिद्धांत भुलाकर ठान लिया था कि किसी भी तरह फराह को हासिल करके रहूंगा। किसी भी तरह उस सऊदी नौजवान की खूबसूरत पत्नी फराह को एक बार अपने पास बुलाना है। उस रात मैं बहुत देर से अपने छोटे से किराए के कमरे में पहुंचा और अगले दिन भी देर से अपनी दुकान पर पहुंचा। दुकान के बाहर दवाइयां लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन इस बार उन्हें देखकर खुशी के बजाय मैं चिढ़ गया और अनमने ढंग से दवाइयां देने लगा। मेरा दिमाग तो बस फराह के ख्याल में उलझा हुआ था और जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचने की फिक्र में डूबा हुआ था, ताकि किसी तरह उसे हासिल कर सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी और वह मुझे इतनी आसानी से मिल सकती थी। जल्दी जल्दी मैंने सारे मरीजों को दवा देकर निपटाया और अपनी दुकान बंद कर दी। दिन अभी ढलने में देर थी। मैंने भाप के लिए जरूरी जड़ी बूटियां और सरसों का खास गर्म तेल अपने थैले में डाला और उस साधारण सऊदी मजदूर विजय के घर की ओर चल पड़ा। उसका घर अबहा के बाहरी इलाके में कर्नाटीना की झोपड़पट्टी में काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मैंने बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक दी तो विजय ने फौरन दरवाजा खोल दिया। शायद वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अंदर बुलाया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह बेचैन था और बार बार अपनी जगह बदल रहा था, बिल्कुल पिछली शाम जैसा। मैंने फिर से फराह को भाप दी। भाप देने से उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। विजय ने कहा, अगर मेरी बीवी सिर्फ भाप से ही ठीक हो सकती है तो मालिश की जरूरत नहीं है ना? मैंने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस तरीके में बहुत समय लगेगा और इतना खर्च तुम शायद उठा न पाओ। मैंने जानबूझकर उसे इलाज के खर्च का एहसास दिलाया और वह चुप हो गया। शायद वह सच में खर्च से घबरा गया था। मैंने भाप पूरी की और फिर सरसों के तेल को हल्का गर्म किया। इस बार विजय भाप का सारा सामान लेकर खुद कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। मैंने जल्दी से फराह को छुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, अचानक उसके शरीर में हलचल हुई और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैं पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया
और मेरी इस हरकत से पास रखा कांच का गिलास गिरकर टूट गया। टूटने की तेज आवाज ने कमरे का सन्नाटा तोड़ दिया। उस आवाज को सुनकर विजय तुरंत दौड़ता हुआ कमरे में आया। मैं हक्का बक्का होकर फराह को देख रहा था, जबकि विजय घबराकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वह अपनी बीवी को देख रहा था, जो अभी भी बिस्तर पर चुपचाप पड़ी हुई थी। लेकिन मेरी जबान बंद हो चुकी थी। जो कुछ मैंने देखा था उसे बताने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। अगर मैं कुछ बोलता तो मेरी पोल खुल जाती। मैं घबराकर अपना थैला उठाया और वहां से निकल आया। विजय मुझसे बार बार सवाल करता रहा, लेकिन मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद विजय की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वह मेरी घबराहट देखकर रोने लगा था। मेरा दिमाग झंझना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मरीज सामने आया था। मैं जैसे तैसे अपने कमरे पर पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा दिमाग सोच में उलझा हुआ था। जो कुछ मैंने विजय के घर में देखा था उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। फराह के ख्याल में खोए खोए ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं रोज की तरह अपने दवाखाने पर पहुंचा और काम में व्यस्त हो गया। काम की व्यस्तता की वजह से विजय और फराह का ख्याल मेरे दिमाग से निकल चुका था। लेकिन जब दोपहर का दूसरा पहर हुआ तो वही विजय मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा जोश और खुशी से दमक रहा था और होठों पर मुस्कान थी। उसने मुझे पुकारा तो मैं, जो एक दवा पीसने में व्यस्त था, चौंक कर उसे देखने लगा। उसे अचानक सामने पाकर मैं पल भर के लिए घबरा गया, लेकिन वह बोलने लगा, राहुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत बड़े हकीम हैं। लोग आपके बारे में जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। आपके हाथों में बड़ी बड़ी बीमारियों की शिफा है। मैं उसकी इतनी तारीफ और खुशी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वह जो अपनी बीवी के दुख में रोता रहता था, आज इतना खुश कैसे था? लेकिन उसके अगले वाक्यों ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। आपके दिए 2 बार के भाप और मालिश का इतना असर हुआ कि आज सुबह वह उठी तो पूरी तरह ठीक थी। मुझे अपनी बीवी के ठीक हो जाने की इतनी खुशी हुई कि मैं तुरंत आपका शुक्रिया अदा करने चला आया। वह बार बार मुझे धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी लकवे की मरीज बीवी मेरे इलाज से ठीक हो गई है। बाहरी तौर पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। मेरा मन हुआ कि मैं उसे फराह की सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं चुप ही रहा। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस चुपचाप उसका शुक्रिया स्वीकार कर लिया। फिर उसने मुझे मेरी फीस दी, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं हैरान रह गया। तब विजय थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, ये पैसे मैंने अपनी बीवी के लिए सोने का कंगन खरीदने को जमा किए थे। ये उसके लिए एक तोहफा होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तोहफे से ज्यादा जरूरी आपकी फीस है। आपकी मेहरबानी से मेरी बीवी चमत्कारी ढंग से ठीक हो गई है। सोने का कंगन तो मैं फिर कभी पैसे जमा करके खरीद लूंगा। उसकी नेक नियत और अपनी बीवी के प्रति उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर मुझे उस पर रश्क हुआ। लेकिन फराह के बारे में सोच सोचकर मेरा मन कड़वाहट से भर रहा था। वह रात, जो मैं फराह के बारे में जान चुका था, मुझे भीतर से बेचैन कर रही थी। अगर मैं विजय को सच्चाई बता देता तो उसकी सारी खुशी एकदम खत्म हो जाती। मुझे लगने लगा कि वह अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो रहा है। उसे सच्चाई का पता चलना चाहिए। फीस की रकम रखकर मैंने अचानक उससे कहा, मैं तुम्हारी बीवी से एक बार आखिरी मुआयना करना चाहता हूं। अगर तुम अनुमति दो तो आज ही चलो। ये कहते हुए मैं थोड़ा झिझक गया था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं असल में क्या चाहता हूं। कि विजय मेरी वजह से पहले ही मुझ पर शक कर चुका था, लेकिन इस बार मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मेरा एकमात्र मकसद सिर्फ फराह से बात करना था, ताकि उस चालाक लड़की का असली चेहरा उसके पति के सामने ला सकूं। मेरे झिझकते हुए अनुमति मांगने पर विजय गंभीर हो गया और बोला, राहुल भाई, मुझे माफ करना। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मैं अक्सर उसके लिए घबराया रहता हूं। जब कोई उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है तो मुझे वहम होने लगते हैं। फिर वह मुझसे माफी मांगते हुए बोला, आप तो नेक नियत से इलाज कर रहे थे, लेकिन मैंने आप पर शक किया। इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आप जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं। उसकी माफी स्वीकार करते हुए मैंने उसे दिलासा दिया। जब वह वापस चला गया तो मैं सोच में पड़ गया।
मेरे दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब मैंने फराह को छुआ था। मैं इन्हीं विचारों में डूबा रहा और जल्द ही उसके घर जाने का पक्का इरादा कर लिया। हालांकि दवाखाने की व्यस्तता की वजह से 2-3 दिन निकल गए और मैं विजय के घर नहीं जा सका। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जब दवाखाने पर मरीज लगभग न के बराबर थे, मैंने बाकी लोगों को जल्दी जल्दी जरूरी दवाइयां दीं, दुकान बंद की और कर्नाटीना की उस झोपड़पट्टी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही विजय ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उसने गर्मजोशी से स्वागत किया और अंदर ले गया। फराह रसोई में थी। उसने बेहद सुंदर साड़ी और हल्का मेकअप किया हुआ था। बिस्तर पर बीमार पड़ी उस लड़की का सौंदर्य अब सज धज कर सुंदर कपड़ों में और भीगे और निखर चुका था। मुझे देखते ही वह बुरी तरह घबरा गई, जबकि मेरे होठों पर अपने आप एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। पति के बुलाने पर वह मजबूरी में मेरे सामने आई, नजरें चुराते हुए हल्के से नमस्ते कहा और फिर फुर्ती से वापस रसोई में घुस गई। विजय मेरी खातिरदारी में लगा हुआ था, जबकि मैं फराह से अकेले में बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। मेरा इरादा साफ था कि पहले उससे सच्चाई सुनूं, फिर उसके पति के सामने सब खोल दूं। जल्दी ही मौका मिल गया। विजय ने बड़े प्रेम से मुझे रात का खाना खाने के लिए रुकने का आग्रह किया। मैं मान गया। खाने की तैयारी के लिए वह बाजार से सामान लाने चला गया। उसका मुझ पर भरोसा इतना बढ़ चुका था कि वह मुझे अपनी बीवी के साथ अकेला छोड़कर बेझिझक चला गया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर शर्मसार कर रही थी कि मैंने इतने नेक और सीधे इंसान की बीवी पर बुरी नजर डाली थी। उसके जाते ही मैंने रसोई में छुपी फराह को आवाज दी, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा सारा राज तुम्हारे पति के सामने खोल दूं, तो अभी मेरे सामने आकर सच सच बता दो कि तुमने ऐसा क्यों कर रही थीं। वह बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से रसोई से निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। शर्म से उसका सिर झुका हुआ था। मैं उसे देख रहा था। उसका सौंदर्य सचमुच ऐसा था कि किसी का भी ईमान डोल जाए, लेकिन इस बार मेरी नीयत खराब नहीं थी। शायद इसलिए कि मुझे पहले से पता चल चुका था कि वह जितनी मासूम दिखती है, उतनी है नहीं। उसकी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने हल्के लेकिन सख्त लहजे में कहा, उस दिन मैंने तुम्हारा सच जान लिया था। जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुमने झटके से मेरा हाथ छटक दिया और मुझे घूरा था। तुम बिल्कुल ठीक ठाक थीं। तुम्हारी उस हरकत ने खुद ब खुद तुम्हारा राज खोल दिया कि तुम्हें कोई लकवा वकवा नहीं हुआ था। ये सुनकर वह और ज्यादा सिर झुकाकर चुप हो गई। मैंने आगे कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए महीनों पैसे जोड़े थे। वह तुम्हें सोने का कंगन दिलाने वाले थे, लेकिन वह सारी रकम मुझे इलाज की फीस के नाम पर दे दी। मेरी इस बात पर उसने आश्चर्य से सिर उठाया, मुझे देखा और फिर आंसू बहाते हुए दोबारा सिर झुका लिया। उसके रोने पर मैंने नरमी से पूछा, तुमने यह झूठा नाटक क्यों कर रही थी? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि रो रोकर मेरे पास आया था। तब उसने रोते हुए कहा, एक दिन मैं सोकर उठी तो अचानक मेरी कमर में तेज दर्द हुआ और मैं हिलडुल नहीं पा रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया और रोने लगी। विजय ने यह सुना तो वह बुरी तरह घबरा गए। वह दौड़े दौड़े आए और मुझे सहारा देकर उठाने लगे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। विजय मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा थोड़ा सख्त और गंभीर रहता है। उस दिन पहली बार मैंने उन्हें मेरी इतनी फिक्र करते देखा। मुझे अच्छा भी लगा और हैरानी भी हुई। जब उन्होंने मुझे सहारा दिया तो मैंने दाएं बाएं करवट ली और कमर का बल ठीक हो गया। मैं तुरंत ठीक हो गई थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मजाक कर लूं, पति को थोड़ा परेशान कर देखूं। वह आगे बोली, मैं बिस्तर पर गिरकर नाटक करने लगी कि मेरा शरीर पूरी तरह बेकार हो गया है। विजय यह देखकर और ज्यादा घबरा गए और तुरंत घर से बाहर निकल गए। मुझे लगा कि वह दवा लेने गए होंगे। मुझे हैरान हुई कि इतनी जल्दी कहाँ चले गए। मैंने सोचा कि जब लौटेंगे तो मैं हंसते हंसते सच बता दूंगी कि यह मेरी शरारत थी। लेकिन जब वह लौटे तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े हकीम राहुल भाई मिले हैं जो मुझे देखने आएंगे। ये सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा कि अब अगर मैं सच बोलूंगी तो विजय को बहुत बुरा लगेगा और मेरी शरारत उल्टी पड़ जाएगी। डर था कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, इसीलिए मैं चुप रही और नाटक करती रही। अगर हकीम आकर मुझे बिल्कुल ठीक ठाक देख लेता
तो विजय मुझे झूठी समझ लेता और बहुत गुस्सा करता। फिर विजय एक छोटे डॉक्टर को लेकर आए। उसने बस सरसरी नजरों से जांच की, 2-3 दवाइयां लिखीं और चला गया। इस तरह विजय की गंभीरता और मेरे लिए उनकी बेचैनी देखकर मेरा मजाक धीरे धीरे बहुत लंबा खींच गया। मैं सच बताने से और ज्यादा डरने लगी कि कहीं वह नाराज न हो जाए, मुझसे बात करना बंद न कर दें। फराह रोते हुए बोली, मेरी मजाकबाजी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई, लेकिन जब आपने मुझ पर गलत नीयत रखी और मुझे छुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने झटके से आपका हाथ हटा दिया। आपको अचानक मुझे इस हालत में देखकर हैरानी हुई और आप डर के मारे वहां से भाग गए कि कहीं मैं विजय को आपकी बुरी नीयत के बारे में बता न दूं। ये सब बताते बताते फराह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, विजय के डर से मैंने अगली सुबह उठते ही उनसे यही कहा कि आपकी भाप और मालिश से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी दरवाजा खुला और विजय अंदर आ गए। हम दोनों एकदम घबरा गए। दरअसल वह अपना बटुआ घर पर भूल गए थे, इसलिए पैसे लेने वापस लौटे थे। जाते वक्त की हमारी बातचीत उन्होंने सुन ली थी। वह गंभीर चेहरा लेकर फराह के पास गए, उनके गालों से आंसू पोंछे और बहुत प्यार से बोले, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम पहले दिन ही मुझे बता देती कि यह तुम्हारी शरारत थी तो मैं इतना परेशान न होता। दोनों ने एक दूसरे से गले लगकर माफी मांगी और सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने विजय से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो फीस उन्होंने मुझे दी थी वह सारी रकम उन्हें वापस कर दी। मैंने कहा, इस पैसे पर मेरा कोई हक नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो पहले दिन से ही बिल्कुल ठीक थी। मैंने कोई इलाज नहीं किया। मैं वहां से उठा और चल दिया। इस बार विजय ने मुझे खाने के लिए भी नहीं रोका भी नहीं। बस दरवाजे तक छोड़ते हुए उन्होंने बहुत शांत लेकिन गहरी आवाज में एक बात कही जो मुझे जिंदगी भर शर्म से झुकाए रखने के लिए काफी थी। राहुल भाई, तुम एक हकीम हो। अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहो। लोग भरोसे के साथ तुम्हें अपने घर बुलाते हैं, अपने परिवार की इज्जत तुम्हारे हवाले करते हैं। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तुम उस इज्जत पर हाथ डालो। मैं सिर झुकाए बिना एक शब्द बोले वहां से चला आया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।